हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अच्छा खासा पढ़ लिया क्योंकि गैप बहुत लंबा आपको मिला था। तो इसीलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसको आप जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो आपके टीचर ने कहा वो इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से बहुत रिपीट कर रहे हैं या बहुत कॉमन क्वेश्चन है अदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग में होंगे मैं उसको थोड़ा आपको हिंट करते चलूँगा, तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। क्लियर है? बाकी आप पढ़ते ही रहिएगा। व्हाट इज़ N+L रूल? N+L रूल क्या होता है? ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में ये एनर्जी को एक्सप्लेन करता है कि जिसके N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि N+L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है ना? N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी। अब यहाँ पे N+L में हो सकता है तुमसे कहते कि 4D 4F में किसकी एनर्जी ज़्यादा या किसकी एनर्जी कम है, तो वो N+L से निकाली जाएगी। क्लियर है? दूसरा हमारे पास आता है डिफाइन द इंक्लूजन कंपाउंड। ये इंक्लूजन है, थोड़ा इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है? इंक्लूजन कंपाउंड मतलब जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कोई वैकेंट साइट होता है, उसके बीच में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जाके फिट बैठ जाए, उसको इंक्लूजन कंपाउंड। जैसे एग्जांपल तौर पे मान लो कि ये हमारे पास एक बड़ा सा कंपाउंड है, इसमें कोई एक छोटा सा एटम आके यहाँ पे फिट हो गया, इसको हम लोग इंक्लूजन कंपाउंड बोलेंगे। बड़े वाले मॉलिक्यूल को होस्ट बोलते हैं, जो छोटा मॉलिक्यूल जाके फिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट बोलते हैं। अगला हमारे पास है O2 इज पैरामैग्नेटिक वाइल N2 इज डायामैग्नेटिक एक्सप्लेन। जो ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है लेकिन नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि जो अगर आपको वेरी शॉर्ट में आता है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक तब होगा जो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं जो बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, है ना? क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोले जाए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो ज़्यादा है और फ्लोरीन कम है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, इसीलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो कम हो जाती है। क्लोरीन की साइज़ फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा डिक्रीज नहीं करती है, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कार्बीन और फ्री रेडिकल। कार्बीन और फ्री रेडिकल को डिफाइन करो। जो कार्बीन होती है हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा इंटरमीडिएट कार्बन का जिसमें कार्बन डाईवैलेंट के फॉर्म में होता है, मोस्ट रिजेक्टिव स्पीसीज होती है, उसको कार्बीन बोलते हैं। कार्बीन दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगलेट, एक होती है ट्रिपलेट। अगर इस तरीके से दो डॉट ऊपर लगे हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट। अगर इस तरीके से लगा हुआ है यानी एक डॉट ऊपर है एक डॉट नीचे है यानी अलग अलग ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। क्लियर है? फ्री रेडिकल को हम लोग इस तरीके से होमोलिटिक फिजन से बने हुए जो हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसमें फ्री रेडिकल का ना एक और चीज़ है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है डिफाइन द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। लास्ट ईयर हमारे पास शायद न्यूक्लियोफाइल पूछा गया था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन दे कि इसमें 4-5 तुमको मॉलिक्यूल दे दे, पूछे कि बताओ इसमें से कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। उसमें 3 एक्सेप्शन है, जैसे हमारे पास फर्स्ट ए सेकंड ए के का मेटल और H3O पॉजिटिव आयन और NH4 आयन, इस पर प्लस चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे सब के सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में होता है, लोन पेयर के फॉर्म में होता है या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होता है, वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। निगेटिव चार्ज भी वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एमंग द इंक्रीजिंग, ये लिखा हो मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन। तो उसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी, या तो हो सकता है बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक, सिर्फ वो मैं अलग से बस अपने आप को याद करने के लिए भाई बेसिक इसमें, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ हर साल पूछ रहा है एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में। बेसिक स्ट्रेंथ में बस आपको ध्यान देना होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं यहाँ बता देता हूँ कि कोई भी प्लस आई ग्रुप अटैच होगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा,
-I होगा तो बढ़ाएगा। अगर सब -I है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसमें ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की ज़्यादा है तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद हमारे पास आयोडीन होगा। दूसरी चीज़ ये है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई है। बेसिक स्ट्रेंथ में हमारे पास जैसे एनालीन और NH3 में, तो वहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास लोन पेयर जल्दी से देगा, अगर कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी तो दूसरे वाले जिसमें रेजोनेंस में नहीं जाएगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसमें एक क्वेश्चन पिछले साल आया था 2022 में शायद, कि एथाइल एमीन और एथाइल एमाइड में कौन ज़्यादा बेसिक है। तो एथाइल एमाइड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा CH3COONH2। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस से बाहर हो जा रहा है, तो इसके में हमारे पास डीलोकलाइजेशन हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये फ्री नहीं है, तो ये हमारे पास इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। एमाइड की हमेशा कम होती है, एमीन की ज़्यादा होती है। अगला हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। देखो ये इसमें देखो मैं मैथ में थोड़ा सा मेरा मामला है, मैं केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स चैप्टर को थोड़ा कम कर रहा हूँ। बस मैं इतना कर दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में अभी तक जो रुझान देख रहा हूँ, कुछ टीचरों का जो पेपर बनाते हैं वो लॉग से क्वेश्चन देते हैं। ये जो मैंने लास्ट जो पेपर उठाया क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का पेपर है, log 10⁵ इसको सॉल्व करना होता है, या log A + log B दे दे, या log 2 + log 3 दे दे। उसमें आप log की 4 प्रॉपर्टी होती है, चारों प्रॉपर्टी को आप देख लीजिएगा तो log वाले से मैथमेटिक्स से काम खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ log पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि वाई एलाइल क्लोराइड, ये एलाइल है, इज मोर रिएक्टिव दैन विनाइल क्लोराइड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप जब एलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ना जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं टीचर, उनके बहुत फेवरेट क्वेश्चन ये है, तो इसीलिए और ये एलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड का हम लोग देख लेंगे। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने 3 क्वेश्चन लगाया है, तीनों मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, जितना आप कह सकिए उतना है ना, चाहे ये लॉन्ग में मिले, शॉर्ट में मिले, वेरी शॉर्ट में मिले, नहीं मालूम, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन 100% आना है। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई पूछे, मैं बस आपको ये कहूँगा, अगर हमारे पास कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। और जो कार्बन आयन है इसका ऑर्डर जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे ये कार्बोकैटायन में अगर मैं देखूं तो कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, उसको कार्बन कैटायन बोलते हैं। ये पहले नंबर सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, सबसे कम स्टेबल ये होगा, है ना। ये इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़िएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसमें एक चीज़ होती है प्लस आई को प्लस चार्ज को फेवर करता है, -I माइनस को फेवर करता है। दूसरा हमारे पास ये है, इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यानी इन दोनों का सेम हो गया, अब इसका वाला क्या होगा, जस्ट इसी के अपोजिट होगा। क्लियर है, ये आप क्वेश्चन हर हाल में देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का ये एप्लीकेशन होता है, ये वाला, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन में आता है। डिफाइन द हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन के डिलोकलाइजेशन को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अगला है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, यानी एक होता है इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को जब चार्ज ट्रांसफर करता है तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन बनता है, या एक बॉन्ड बनता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि पास आ जाते हैं, उसको ही चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगला हमारे पास है शॉर्ट नोशन, तो ये हमारे पास वेरी शॉर्ट में आप एक बार देख लीजिए, ये हमारे पास वेरी शॉर्ट में अलग अलग क्वेश्चन है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। देखें शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डिफाइन द टाइप विद एग्जांपल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन पूछ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जब 2 एटम के बीच में या 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, जब हमारे पास इंट्रा होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल बनता है ना। नाइट्रोफिनॉल इंट्रा का है, और हमारे पास HF डाल दीजिए तो ये हमारे पास ये होता है इंटर का। अगला हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाई पोलराइजेशन एंड पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन क्या होती है, फजान रूल क्या होता है। फजान रूल बता देता हूँ, पोलराइजेशन आप समझ जाएंगे उसी में।
जो फजान रूल होता है वो एक्सप्लेन करता है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में। आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है, इसे ये रूल ये कहता है कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं होता, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। और वो फजान रूल डिफाइन करता है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। जैसे हमारे पास LiCl ले ले और एक NaCl ले ले। अब LiCl तो इसमें ये पहली बात ये कहता है कि कैटायन की साइज़ जो होनी चाहिए शुड बी स्मॉल और एनायन की साइज़ बड़ी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे तो आप कोवैलेंट कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे LiCl, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है। LiCl है और अगला हमारे पास है NaCl है। अगर देखें तो LiCl में Cl तो कॉमन हो गया, इसको छोड़ दीजिए। हमारे पास Li में यानी कैटायन की साइज़ छोटी होनी चाहिए, तो कैटायन की साइज़ छोटी होगी तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ऐसे ही आपको 2-3 एग्जांपल मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो हमारे पास ये LiCl और NaCl, ऐसे ही कोई और एग्जांपल AlCl3, BaCl3, ऐसे आपको कैटायन की साइज़ छोटी एनायन की साइज़ बड़ी होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास ये होगा। अगला हमारे पास है एक्सप्लेन द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर यानी VSEPR थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड H3O पॉजिटिव। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड पेयर कोई भी एटम मॉलिक्यूल के अंदर अगर सभी चारों एटम सिमेट्रिकल होते हैं तो वो हमारे पास कैसा होता है, वो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है, उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है। अगर उसके अंदर कोई भी लोन पेयर या डिफरेंट टाइप के एटम आते हैं सराउंडिंग एटम तो कुछ ना कुछ रिपल्शन होता है जिससे ज्योमेट्री थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाती है। इस बिहाफ पे आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अगला हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन सा कंपाउंड शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे आप लिख लीजिए अलग से, मैं भूल गया हूँ, इनेंशियोमर, डिस्टीरियोमर और मीजोफॉर्म। ये 3 हेडिंग आप जरूर पढ़िएगा। इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा कि डिफरेंस क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। मैंने कहा कि लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड का समझाइए। अगला है एक कंप्यूटर वाले से क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक्सप्लेन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में एक्सप्लेन कीजिए, ये 2022 में आया था। एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर, दोनों में से कोई एक देख लीजिएगा। अगला हमारे पास है डिफाइन द बेंट रूल एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ बेंट रूल, है ना, कि बेंट रूल क्या होता है नीचे डिफाइन कीजिए। CF3 माइनस इज ट्राइगोनल पिरामिडल बट CH3 माइनस इज ट्राइगोनल प्लेनर, NH3 इज स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड देन NF3। इसको आप एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, बेंट रूल पे ही एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं कि आप किसी और बेस पे कर दें, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगला है बाइनरी नंबर पे क्वेश्चन। देखो बाइनरी नंबर कंप्यूटर में ना जो क्वेश्चन बताया, बाइनरी नंबर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक डिजिट दे दी जाएगी, उसको बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। तो मुझको थोड़ा नॉलेज कंप्यूटर का कम है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर का आपके सिलेबस में, आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, या दूसरा उसी में मैंने एक ऐड कर दिया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है एंड ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 एंड O2। देखिए अभी तक जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नया सिलेबस आया है, ये ऑर्बिटल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए कभी, लेकिन हो क्योंकि आज नहीं कल तो आना है, जब सिलेबस में पढ़ना है तो आज नहीं कल आना है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी पूरी है कि हमारे पास इस साल आए। और क्योंकि इस साल मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे लिखवाया है कि जो ऑक्सीजन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक होता है, हो सकता हो इसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर है। अगला हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन में देख लिया जाए, डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछता है, चाहे अगर सिलेबस में है तो आपको पढ़ के जाना है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, आपको शेप निकालना है और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कौन सा, ICl5, ICl3, SF4, H3O पॉजिटिव, I3A माइनस, इसको निकालने का है। तो ICl5 में 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। ICl3 में 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। SF4 में 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। H3O पॉजिटिव में 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। I3 में हमारे पास 1-2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं। तो ये आप इससे निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है डिफाइन द इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लॉन्ग के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, जो मैंने पीछे एग्जांपल में वेरी शॉर्ट में ऑर्डर बनवाया था ना, ये ऑर्डर इसी में है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी नॉन पोलर चेन को पोलर चेन में कन्वर्ट करना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इसके एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन समझ लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। अगला है डिफाइन द आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड राइट इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। इसके कौन कौन से फैक्टर है, इसके 3-4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो हो जाएगा। या इसी जहाँ पे एटॉमिक रेडियस हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इसी में पूछा है, द सेकंड आईपी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी इसी को बोलते हैं कि सेकंड, ये बात याद रखिएगा, सेकंड अगर फर्स्ट पूछेगा इसी का अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा, कि सेकंड आईपी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है, लेकिन फर्स्ट वाली नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की। वहाँ पे एक मैं हिंट कर देता हूँ, हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट लगेगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला है, ये क्वेश्चन 2 पूछ चुका है ये वाला, देखो व्हाट इज डीएल एंड आरएस नॉमेनक्लेचर। मैं बात बता देता हूँ, डीएल तो नहीं पूछा है, 2022 में पूछा था, कोई कंपाउंड दिया था, पूछा था कि इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ, और 2023 में पूछा है कि आरएस नॉमेनक्लेचर का रूल क्या होता है। आरएस नॉमेनक्लेचर का रूल क्या होता है, तो ये दोनों क्वेश्चन है ना। इसमें एक और आता है ना, इजेड नॉमेनक्लेचर, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता है इजेड। ये आरएस के जैसा मिलता जुलता होगा, आपको थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे एक बार में, बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला हमारे पास है राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलो, क्योंकि मैकेनिज्म चैप्टर से मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिया था, क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म है ना वो पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन है ना, रीअरेंजमेंट, लेकिन एग्जाम्पल नहीं कोई दिया है बुक में, तो वो एक नॉर्मल जनरल रिएक्शन करवाया है, तो मैंने अपने से बनाने की कोशिश की है कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन, दोनों की मैकेनिज्म बनाएंगे। अगला है राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का जो क्लोरीनेशन है वो हमारे पास किस तरीके से होता है, तो ये आप क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे पास फिर से आप देख लीजिए एक बार, इसको ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और हर पूरे को एक एक अच्छे से हर क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग।